डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिजियोलॉजी। अच्छा, इसमें ये जानने से पहले कि हम ब्लड ग्रुप क्यों जानना चाहते हैं या ब्लड ग्रुप कराने का मकसद क्या है। बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन है जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। या कई बार सीवियर एनीमिया की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकमेंडेड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी है, जिससे ब्लड लिया जा रहा है, डोनर का भी, और जिसको ब्लड दिया जा रहा है, रेसिपिएंट का भी। अब इस पीपीटी में हम जानेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है, वो दो तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एक तो एबीओ सिस्टम एंड एक आरएच सिस्टम। वो क्या है, उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसमें जानेंगे। आरएच सिस्टम से क्या इनकम्पेटिबिलिटीज हो सकती हैं वो जानेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, ब्लड टाइपिंग कैसे की जाती है, और क्रॉस मैचिंग क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पर क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इस बारे में इसमें हम जानेंगे। हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें इसमें, तो जो ब्लड ग्रुप की हिस्ट्री है वो ये है कि 1665 में पहली बार एनिमल टू एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्राई किया गया, यानी कि डॉग से डॉग में ट्राई किया एक ब्रिटिश फिजिशियन रिचर्ड लोवर ने। फिर उन्होंने ये जो एनिमल ब्लड है वो ह्यूमन में ट्रांसफ्यूजन का ट्राई किया, ट्रांसफ्यूज किया। शिप या लैम का ब्लड लेकर के ह्यूमंस में ट्रांसफ्यूज किया गया। तो इसमें वो टोटली फेल रहा, उसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स की डेथ हो गई, सीवियर इम्यून रिएक्शंस हुए और वो प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। फिर बाद में एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर हुए हैं, जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि क्यों एक इंसान का ब्लड जब दूसरे इंसान में, दूसरे इंडिविजुअल में मिक्स किया जाता है, तो उसमें जो आरबीसीज है वो क्लम क्यों कर जाती है और उसमें हेमोलिसिस क्यों होता है। उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की थी और इस चीज के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी में। उसके बाद 1937 में इन्होंने, कार्ल लैंडस्टाइनर ने, उनके एक साथी अलेक्जेंडर वियनर ने आरएच एंटीजन भी डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम। इंपॉर्टेंस में पहले भी शुरू में ही बता चुका हूँ कि कभी भी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, और अगर हम इसमें गलत ब्लड दे देंगे, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो वही लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप का पता होना जरूरी है। टू प्रिवेंट हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में, नवजात बच्चों में हेमोलिटिक डिजीज को बचाने के लिए भी ब्लड ग्रुप, मेनली आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का मालूम होना जरूरी है। इसमें पहली और दूसरी जो इम्पोर्टेंस है, इस चीज के ऊपर ही हम बात करेंगे। बाकी जो दो हैं इसमें, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि डोनर्स ब्लड क्या होता है। डोनर्स ब्लड जो है ये वो ब्लड है जो किसी हेल्दी पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। उसके ब्लड से कुछ अमाउंट ब्लड ले लिया जाता है उसकी बॉडी से और उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, वो डोनर्स ब्लड है। रेसिपिएंट ब्लड वो ब्लड है जिसमें डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, वो रेसिपिएंट ब्लड कहलाएगा। एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन जो है एक मॉडर्न, कह सकते हैं मॉडर्न वर्ड है एंटीजन का। एंटीजन जो है ये आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होते हैं और इनका दूसरा नाम एग्लूटिनोजन है।
दूसरा है एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन जो है ये एंटीबॉडी है, ये प्लाज्मा में होती है। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होता है और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होती है। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन एक रिएक्शन का नाम है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, जो जिसको बोलते हैं आरबीसी क्लम्पिंग, और जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन ऐसा फेल्ड ट्रांसफ्यूजन में होता है और उसके बाद हिमोलिसिस हो जाती है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब तक जो है कम से कम 24 ब्लड ग्रुप पता है और मोर देन 100 एंटीजेंस डिटेक्ट हो चुके हैं आरबीसी की सरफेस पर। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही हैं क्लिनिकली, एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। क्लिनिकल प्रेफरेंस इन्हीं को दी गई है क्योंकि ये ज्यादा इम्यूनोलॉजिक हैं और बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हैं आरबीसी के ऊपर, ये दोनों। अब पहले हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। इसमें क्या है कि अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर दोनों ही एंटीजन ए एंड बी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इसमें 4 कंडीशन है, या तो ए हो तो ब्लड ग्रुप ए, या तो बी हो तो ब्लड ग्रुप बी, या तो दोनों हो तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप ओ है। अब ये एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन दोस्तों ये जो है ओलिगोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं जिनके टर्मिनल पार्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, चेंज होते हैं। एंटीजन ए जो बेसिक चेन है ओलिगोसैकेराइड की, वो आप ये देखिए, ये बेसिक चेन है, ये बेसिक चेन है, ओलिगोसैकेराइड की चेन है, ये हर एक आरबीसी के ऊपर मौजूद होगी और इसको बोलते हैं हम एच एंटीजन। एच एंटीजन, एच एंटीजन कहते हैं। अब अगर इसके टर्मिनल पार्ट पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन लग जाएगा तो ये बन जाएगा ए एंटीजन, और अगर इसके इस वाले टर्मिनल पार्ट पर लग जाएगा गैलेक्टोज तो ये बन जाएगा एंटीजन बी। यानी कि अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, ये वाला एंटीजन मौजूद है, तो दैट पर्सन ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप ए, और अगर ये वाला एंटीजन मौजूद है उसकी आरबीसी पर तो दैट पर्सन ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप बी, और अगर ना ये है ना तो ये है, बस ये वाला है एच एंटीजन, तो इसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, इसको एच एंटीजन को बोलते हैं। ये सिर्फ यही मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा, या ये दोनों मौजूद होंगे, ए भी हो और बी भी हो, तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। ये जो है एंटीजेंस आर द कार्बोहाइड्रेट चेन्स present on the cell membrane of the RBCs, and different antigens have their terminal different. अब इसमें देखिए वही बात जो मैंने पहले बताई है वही बताई गई है इस स्लाइड के अंदर। ये ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है, इसके ऊपर ये एंटीजन आप देख सकते हैं, ये एंटीजन ए लगा हुआ है और इसके ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। इस ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। अगर एंटीजन ए लगा है तो एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी में इसके ऊपर एंटीजन बी लगा हुआ है और एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में क्या होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें दोनों ही एंटीजन आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो इसके अंदर कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नील एंटीबॉडी। अब ये ग्रुप ओ है, इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी है, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएंगी, इसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद होंगी। अब हम बात करते हैं आरएच एंटीजन की। आरएच एंटीजन
RH स्टैंड फॉर rhesus monkey, क्योंकि ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो rhesus monkey में डिस्कवर हुआ था, और इसको डिस्कवर करने वाले भी कार्ल लैंडस्टाइनर हैं। कार्ल लैंडस्टाइनर। ये जो RH एंटीजन है बेसिकली एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इसको हम 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रोटीन जो है वो 12 लूप्स होते हैं। 12 लूप्स होते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये लूप है, ये वाला एक लूप ये है, एक लूप ये है, ये है, ये है, ये 6 लूप्स है बाहर की तरफ और 6 लूप अंदर की तरफ। 6 एक्स्ट्रा लूप्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स होते हैं, और 60 जो है इंट्रा सेलुलर लूप्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स होते हैं उनके ऊपर एक स्पेशल एपिटॉप लगा रहता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी रहती है इन लूप्स के ऊपर, इनको बोलते हैं एपिटॉप्स, या एंटीजन डिटर्मिनेंट फैक्टर है एक तरीके से। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के होते हैं, सी, डी एंड ई। 3 तरह के फैक्टर्स, 3 तरह के एपिटॉप्स होते हैं, सी डी ई। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिवलेंट, सबसे ज्यादा कॉमन वो डी है, और सबसे ज्यादा इम्यूनोलॉजिकल भी यही है। इसलिए ये सबसे ज्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट डी एपिटॉप्स है, डी एंटीजन डिटर्मिनेंट है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि किसी का कोई ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव है, तो हम उसको RH पॉजिटिव को हम डी पॉजिटिव भी कह देते हैं। RH पॉजिटिव को हम ये ऐसे करके डी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, या RH पॉजिटिव, दोनों ही बातें सेम है, डी पॉजिटिव और RH पॉजिटिव। इसमें अगर किसी नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा में के अंदर एबीओ की तरह ब्लड प्लाज्मा में RH एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती, कंटेंस नहीं होती। नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एंटी RH एंटीबॉडीज, उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं होती, चाहे वो पर्सन RH पॉजिटिव हो या RH नेगेटिव हो, उसकी आरबीसी पे RH एंटीजन मौजूद हो या ना मौजूद, एंटी RH एंटीबॉडीज नहीं होंगी। जैसा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है, अगर एंटीजन ए मौजूद है आरबीसी के ऊपर तो एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एंटी RH एंटीबॉडीज होती ही नहीं है नॉर्मली। ऐसे में अगर किसी RH नेगेटिव पर्सन को एक RH पॉजिटिव ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, RH नेगेटिव पर्सन को अगर हम RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो क्या होगा कि उसकी जो बॉडी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटी RH एंटीबॉडीज बना लेगा और वो हमेशा उसके ब्लड में रहेंगी। और सेकेंड टाइम जब हम उसको दोबारा से RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी, यानी कि आरबीसी क्लम्पिंग होगी और हिमोलिसिस हो जाएगी, और जिसकी वजह से सीवियर रिएक्शन होंगे। तो इसलिए किसी भी RH नेगेटिव को कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड नहीं देना चाहिए। लैंडस्टाइनर लॉ ये कहता है कि अगर किसी आरबीसी सरफेस के ऊपर एग्लूटिनोजन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट होगी, उसके प्लाज्मा में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन ए, एग्लूटिनोजन ए मौजूद है आरबीसी की सरफेस पर, तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी ए है, तो उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी ए एब्सेंट होगी, वो उसके प्लाज्मा में नहीं होगी। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि अगर सर्टेन एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट
अगर कोई एग्लूटिनोजन आरबीसी या एंटीजन आरबीसी के ऊपर एब्सेंट है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन है वो उसके प्लाज्मा में मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीजन बी आरबीसी की सरफेस पर एब्सेंट है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी, वो उसके प्लाज्मा में मौजूद होगी। अब बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड रिसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर दोस्तों ये माना जाता है कि जो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ नेगेटिव जो है यो यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब ब्लड ग्रुप ओ में देखिए आप, कोई भी एंटीजन नहीं है इसके ऊपर, और नेगेटिव है तो RH एंटीजन भी नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और RH एंटीजन भी नहीं है। ये तीनों ही एंटीजन इसमें नहीं है, तो इसके ऊपर इसमें जो होगी वो, इसमें क्या होगा कि इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। अब इसका ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं, तो क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर हम ब्लड ग्रुप ए को ये देंगे तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी मौजूद है, तो एंटीबॉडी बी रिएक्ट करेंगी एंटीजन बी से, तो यहाँ तो एंटीजन बी है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए को देंगे तो उसमें क्या है, एंटीबॉडी, अगर बी को देंगे तो उसमें एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ पर एंटीजन बी है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी को देंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो इस पर कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ब्लड ग्रुप ए कैन गिव टू ए, कैन गिव टू बी, कैन गिव टू ए बी। ये जो पिक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है ये याद करने के लिए कि ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और बी जो है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इसी तरह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी सबसे ले सकता है, ये आप उस डायग्राम में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न में क्या है कि जो HDN है, ये नॉर्मली क्या होता है कि मैटरनल ब्लड जो है वो फीटल ब्लड से के कांटेक्ट में नहीं आता, वो मिक्स नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम थोड़ा बहुत ब्लड जो है फीटस का मेटल ब्लड में जा सकता है, चला जाता है। ऐसे में अगर कोई RH नेगेटिव मदर है, मतलब ऐसी मदर जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है या ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो ऐसी मदर में, और फीटस जो है जो डेवलप हो रहा है प्रेगनेंसी में वो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि उस RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड RH नेगेटिव मदर में जाके मिल जाएगा, और मदर का इम्यून सिस्टम anti-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, उसके ब्लड में हमेशा रहेगी। फर्स्ट बेबी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो सेकंड टाइम कंसीव करेगी और सेकंड टाइम भी बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो ब्लड तो मिक्स नहीं होता, लेकिन anti-RH एंटीबॉडीज उसके प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में शामिल हो जाएंगी और एग्लूटिनेशन रिएक्शन करा सकती हैं, करा देंगी, जिसकी वजह से ब्लड आरबीसी जो है वो क्लम्पिंग होगी और हिमोलिसिस होने के चांसेस हैं। ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं कि मदर को जो है एंटीबॉडी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, anti-RH एंटीबॉडीज